हमारा टॉपिक है परासरण या ऑस्मोसिस। तो परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक या जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवेश करते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक या जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवेश करते हैं, परासरण कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, परासरण के यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक बीकर में शुगर सॉल्यूशन लिया गया है। शुगर सॉल्यूशन मतलब शक्कर का विलयन लिया गया है। अब एक फनल जो टोटीदार कीप होती है, उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली बांध दिया गया है और इसके अंदर जल भर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या भर दिया गया है? ये टोटीदार कीप जो थिसिल फनल बोलते हैं ना, उसी को लिया गया। इस प्रकार से होता है थिसिल फनल, उसी को उल्टा लगा दिया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है? थिसिल फनल में यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया गया। यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगा के इसको उल्टा लटका दिया गया है और इसमें क्या भर दिया गया है? जल, या इसमें भरा है शक्कर का विलयन। ये है शुगर सॉल्यूशन या शक्कर का विलयन। अब इसको क्या किया है? एक बीकर में चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर दिया गया है और बीकर के अंदर क्या भर दिया है? जल। तो इसकी सांद्रता अधिक है क्योंकि ये गाढ़ा होता है, शक्कर का विलयन बोल रहा है, और इसकी सांद्रता कम है क्योंकि इसमें जल। तो जब परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी तो जल के कारण क्या होगा? इधर से इसके अंदर प्रवेश करने लगेंगे और इसमें जो इसका तल है वो क्या होने लगेगा? ऊपर बढ़ने लगेगा। तो यही चीज बोल रहा है कि जब परासरण वह क्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली और यहाँ से होकर जल इसके अंदर प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि जल की सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता अधिक है। तो इसी क्रिया को परासरण कहते हैं और इसमें जो दाब उत्पन्न होगा परासरण की क्रिया के कारण उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये परासरण की क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला है बाह्य परासरण और दूसरा है अंतः परासरण। ठीक है, पहला क्या है? बाह्य परासरण, एक्स ऑस्मोसिस। बाह्य परासरण जब कोशिका को अति पराश्रय विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु पराश्रित होकर कोशिका के बाहर जाने लगते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि जब किसी कोशिका को उच्च सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है तो कोशिका के अंदर उपस्थित जल उस विलयन की ओर गमन करने लगता है, जिसे बाह्य परासरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम अंगूर को चाशनी में डुबो देते हैं तो अंगूर सिकुड़ने लगता है। क्यों सिकुड़ेगा? क्योंकि अंगूर के अंदर की सांद्रता कम होती है और चाशनी की सांद्रता अधिक। आप लोगों ने देखा होगा कि अंगूर को मसलते हैं तो उसमें जेल जैसा तरल पदार्थ निकलता है, तो तरल हो गया। लेकिन जो चाशनी होता है एकदम गाढ़ा है, तो ये गाढ़ा है तो इसकी सांद्रता अधिक और अंगूर के अंदर की सांद्रता कम होती है। तो अंगूर के जो झिल्ली होता है ऊपर में, अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। अंगूर के ऊपरी भाग में जो झिल्ली होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। तो अंगूर के अंदर का जल उस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर चाशनी की ओर प्रवेश करता है, जिससे अंगूर में जल की कमी हो जाती है और जल की कमी होने के कारण वो क्या होने लगता है? सिकुड़ने लगता है। ठीक है, तो इसे बाह्य परासरण कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा अंतः परासरण। अंतः परासरण मतलब इसमें विलायक या जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, सीधे शब्दों में इसमें विलायक या जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। तो परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी कोशिका को अल्प पराश्रयी विलयन में या जल में डुबा दिया जाता है, ठीक, तो जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगता है। ठीक है, जिसे अंतः परासरण कहते हैं।
उदाहरण के लिए जब किशमिश को पानी में डुबा देते हैं तो किशमिश फूल जाता है। क्यों फूलता है? क्योंकि किशमिश के छिलका को निकाल कर आप छू के देखिएगा, चिपचिपा पदार्थ रहता है, तो वो गाढ़ा हो गया। और जो जल होता है वो तरल रहता है, तो उसकी सांद्रता कम और किशमिश के अंदर की सांद्रता अधिक हो गई। और उसके ऊपर जो छिलका होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। तो जल के अणु उस छिलका में से होकर किशमिश के अंदर प्रवेश करता है, जिसके कारण किशमिश फूल जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि परासरण का महत्व क्या है। परासरण का महत्व यह है कि जब परासरण का महत्व यह है कि जो जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जल और उसमें घुले हुए खनिज लवण का, वो ऊंचे ऊंचे पौधों के ऊंचाई तक इसी परासरण की क्रिया द्वारा पहुंचता है। ठीक है। परासरण की क्रिया द्वारा ही जड़ द्वारा अवशोषित जल पौधे के ऊंचे भाग तक पहुंचता है। दूसरा दूसरा ये है कि परासरण के कारण कोशिकाएं पिचक एवं फट जाती है। ठीक है। जैसे लाल रक्त कणिका है, यदि हम उसको जल में डुबा दें तो लाल रक्त कणिका फट जाएगी। क्यों फटेगी? क्योंकि लाल रक्त कणिका के अंदर की सांद्रता अधिक होती है और जल की सांद्रता कम। तो जल के कण उस लाल रक्त कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके कारण वो फट जाती है। और यदि उसके गाढ़े विलयन में डाल देंगे तो पिचक जाएगी, अर्थात सिकुड़ जाएगी। तीसरा है रक्त का समपराश्री विलयन, जो सोडियम सोडियम, आप लोगों ने ब्लड निकलवाने गया होगा, देखा होगा कि एक लंबी शीशी होती है जिसमें कुछ पदार्थ डला रहता है सफेद सफेद, और उसमें ब्लड निकलवा के डालने के पश्चात उसको हिलाकर रखा जाता है, क्योंकि उसमें जो सोडियम क्लोराइड का पाउडर रहता है वो रक्त का समपराश्री विलयन होता है। और इसी रक्त के समपराश्री विलयन होने के कारण रक्त उसमें जमता नहीं है। ठीक है। तो ये है परासरण के जैविक महत्व।